नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ जिले के लेलूंगा विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन सत्यानंद राठिया ने अपने कार्यकाल में लेलूंगा विधानसभा क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास किया। क्षेत्र के विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सत्यानंद राठिया के विरोधी भी यह स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भी विगत 60 सालों में भी लेलूंगा क्षेत्र पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सत्यानंद राठिया ने भाजपा के 15 वर्षों के शासनकाल में लेलूंगा क्षेत्र की सूरत ही बदल दी है। सत्यानंद राठिया ने रीडर्स फर्स्ट से बातचीत में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 3.5 साल के शासन की बखिया उधेड़ते हुए भूपेश सरकार को असफल करार दिया। सड़क, शिक्षा, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, सरकार में शीर्ष स्तर पर व्याप्त गुटबाजी, कांग्रेस सरकार के स्वयं के चुनावी घोषणा पत्र के बाबत वादा खिलाफी और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के साथ साथ बेहद अहम मुद्दे धर्मांतरित आदिवासियों की डिलिस्टिंग पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। पेश है वार्तालाप के प्रमुख अंश। उस ऐतिहासिक विकास की गाथा लिखने वाले इतिहास पुरुष का दर्जा प्राप्त छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया, जो लेलूंगा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि वही वर्तमान में प्रदेश की कांग्रेस सरकार, जो पिछले 3-3.5 सालों से प्रदेश की सत्ता पर है, उसके द्वारा किए गए विकास कार्यों की समीक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे उनसे। सत्यानंद जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह जी के मार्गदर्शन में लेलूंगा विधानसभा में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। एक वनांचल क्षेत्र होने के नाते वहाँ न तो शिक्षा के संबंध में किसी प्रकार का कार्य हुआ था आज़ादी के बाद, और न ही सड़कों का विकास हुआ था। आज हमारे विधानसभा में 2 कॉलेज हो गए, महाविद्यालय हो गए, ITI कॉलेज हो गए, और बालिकाओं के लिए महाविद्यालय के लिए छात्रावास निर्माण होकर के पड़ा हुआ है। और कांग्रेस की बात कहें वर्तमान सरकार की, तो विकास के नाम से तो कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा कि बालिकाओं के लिए 100 सीटर छात्रावास 59 कमरा का बन के पड़ा हुआ है। खाली उसमें बिस्तर लगा करके बालिकाओं को एडमिशन देने की जरूरत है। और यह जो है निश्चित ही आदिवासी वनांचल क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उद्देश्य है, दूर दूर से बालिकाएं आकर के वहाँ शिक्षा ग्रहण करती, MA तक की, MSc तक की ग्रहण करती, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार में वंचित हो जा रहे हैं सारे संसाधन होने के बावजूद। सड़क की बात मैं कहूँ तो सड़क रायगढ़ जिला में, चाहे लेलूंगा विधानसभा में, एकदम दुर्दशा है। जो भारतीय जनता पार्टी की हमारे कार्यकाल के सरकार में जो सड़क चौतरफा विकास हुआ था, चारों तरफ विकास हुआ था, अब 15 साल के बाद में निश्चित है कि कुछ ना कुछ उबड़ खाबड़ होना जरूरी है, हो जाता है। आज उसको पाटने के लिए कांग्रेस सरकार या विधायक के पास में पैसा नहीं है या तो रुचि नहीं है कि आज गड्ढा तक नहीं पाटा रहा है। आज घरघोड़ा के लोगों को, चाहे लेलूंगा के लोगों को कहें या धर्मजयगढ़ तक के लोग, आज अपने उड़ीसा बॉर्डर हमीरपुर से लेकर के रायगढ़ तक जो रोड बना हुआ है अपने कार्यकाल के समय में, भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल के समय में, अब मुख्य रोड है आपका घरघोड़ा रायगढ़, इसको छोड़ करके लोग बाग वहां से घूम करके आ रहे हैं। इस प्रकार सड़क की दुर्दशा है। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में अब प्रदूषण की समस्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस संबंध में आपके क्या विचार? देखिए, वास्तव में प्रदूषण, हमारा क्षेत्र तमनार, विशेष करके तमनार ब्लॉक जो है औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और पहले जिस प्रकार से कंट्रोल किया जाता था, वर्तमान में प्रदूषण बहुत ही ज्यादा है। आज मैं जिंदल का भी बात करूं कि एचडाई वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ तालाब बना हुआ है पाखड़ का, और थोड़ा भी हवा आ गया तो लोगों को जीना दुर्लभ हो जाता है। श्वास का बीमारी फैल रहा है, दमा का बीमारी हो रहा है, आँख का बीमारी आ जा रहा है, स्किन का बीमारी आ जा रहा है। मैंने बीच में कहा था जिंदल प्रबंधन से कि आपको ध्यान दे करके इस प्रकार के प्रदूषण नहीं होना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। बहुत ही कष्ट हो रहा है, और उद्योगों का सही रूप से जो मापदंड होता है प्रदूषण नियंत्रण का, उसका पालन सही रूप से नहीं हो रहा। यह देखने में आया है कि कांग्रेस सरकार ने जल, जंगल और जमीन बचाओ का नारा देकर सत्ता में अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इसको लिखा था,
लेकिन उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस विषय में भाजपा क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस की घोषणा पत्र में तो बहुत सारा घोषणा किया गया था। किसानों की कर्जा माफ करने की बात हो, चाहे बेरोजगारों को हर महीना 2,500 रुपये रोजगार भत्ता देने की बात कही हो, या महिला स्व सहायता समूह के जो लोन लिए थे, कर्ज लिए थे, उसके माफ करने की बात हो, यहाँ तक कि उनके बड़े नेता भी गंगा जल लेकर के उन्होंने कसम खाए थे कि हम सरकार में आएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो शराब को पूर्ण रूपेण बंद करेंगे। लेकिन कोरोना काल के महामारी के समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की जनता की चिंता करते हुए उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए दवाई भेजने का काम किए, और प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने दवाई भेजने की बात किया, दारू भेजने के उन्होंने घर-घर पहुँचाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार में बहुत अंतर है। एक तरफ लोगों की जान बचाने के लिए दवाई भेजने का काम कर रहे हैं, और वहीं पे यहाँ पे दारू जैसे खराब चीज़ को भेजने का, घर-घर पहुँचाने का काम यहाँ प्रदेश की कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार कर रही है। अभी प्रदेश में यह देखने में आया है और जनता भी काफ़ी शिकायत कर रही है कि भ्रष्टाचार की समस्या बहुत बढ़ गई है। और ये भी देखने में आया है कि केंद्र सरकार द्वारा जो पीडीएस में जो चावल दिया गया है, उसका वितरण भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधि आप रह चुके हैं, तो आप क्या कर रहे हैं इस संबंध में? देखिए, इसमें समय-समय में हम लोगों ने जन जागरण के माध्यम से गाँव-गाँव तक जा रहे हैं, पीडीएस दुकान तक भी जा रहे हैं, और हम लोग धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति को कोरोना काल के समय से हर व्यक्ति को 5 किलो चावल मुफ्त में देने की उन्होंने योजना दी है। लेकिन कांग्रेस भूपेश की सरकार हर व्यक्ति तो क्या, एक परिवार में मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, तो उनको मात्र 10 किलो एक्स्ट्रा दे दिया जा रहा है, कभी-कभी 15 किलो दे दिया जा रहा है, जबकि उनको 25 किलो की पात्रता होता 5 किलो एक्स्ट्रा में। तो इस चावल को उन्होंने गबन कर रहे हैं, कांग्रेस भूपेश की सरकार में। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार तो असीमित है। आज कहीं भी लोग बाग काम करने के लिए जाएँगे, कोई भी अधिकारी, छोटे से कर्मचारी, चाहे आपके पटवारी से लेकर के तहसीलदार तक की, आप रायगढ़ जिला में उस घटना का पुनरावृत्ति मैं कहना नहीं चाहूँगा, जिसका आंदोलन वकील संघ के लोगों ने भी कर चुके हैं। तो इतना भ्रष्टाचार है कि आज बिना पैसा के कहीं भी बात नहीं होता है। ना तो कानून व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि उन्हें डर नहीं है। और यहाँ तो पैसा का ही कांग्रेस सरकार में आप ट्रांसफर, इनका तो धंधा बन गया है। कभी कोई भी कर्मचारी अधिकारी उनके मन मुताबिक अगर काम संतुष्ट नहीं किए तो यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफर हो रहे हैं। ट्रांसफर लगातार करना इससे साबित होता है कि उनके मंशा के अनुसार में अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनका ट्रांसफर हो रहा है। सीधा-सीधा भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में चल रही है। पिछले लगभग 2 महीनों से मनरेगा कर्मियों की हड़ताल लगातार चल रही है और उनकी अनुपस्थिति की वजह से विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें गुणवत्ता का अभाव है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, छत्तीसगढ़ में विकास का तो कोई मतलब ही नहीं है। विकास कार्य तो राज्य सरकार के मत से नहीं हो रहा है। लेकिन भारत सरकार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ को भेज रहे हैं मनरेगा के माध्यम से पैसा। उस पैसा का जगह-जगह में केवल गोठान निर्माण किया जा रहा है, या कहीं छोटा-मोटा कार्य किया जा रहा है, उसमें भी कहीं भी गुणवत्ता नहीं है। पूरा देख रहे हैं हम लोग, कुछ दिन के बाद निर्माण कार्य किया रहता है, कहीं वहाँ का ईंटा गिर जा रहा है, ईंट गिर जा रहा है, तो कहीं का वहाँ का छत गिर जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ का बंदरबांट किया जा रहा है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए और बढ़िया से गुणवत्ता के साथ में काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ कांग्रेस भूपेश की सरकार केंद्र सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रही है और बंदरबांट करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, ना गुणवत्ता भी नहीं है। पिछले दिनों जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले आपने ऐसे धर्मांतरित आदिवासियों को डिलिस्टिंग करने का एक अभियान छेड़ा हुआ है। तो इसको आपके तरफ से जनता को कैसा प्रतिसाद मिला और क्या प्रतिक्रिया हुई? देखिए, वास्तव में यह बहुत ही मुख्य मुद्दा है, क्योंकि मैं जनजाति समाज से लॉबी रखता हूँ, और वास्तव में हमारे जनजाति, जैसे कि भारत सरकार में कानून बना हुआ है एससी वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति वर्गों के लिए सन 1956 में कानून बन चुका है कि अगर अनुसूचित जाति वर्ग से अगर कोई भी व्यक्ति धर्मांतरित होता है तो उस अनुसूचित जाति से उसके नाम को डिलीट कर दिया जाता है, उसके नाम को विलोपित कर दिया जाता है और धर्मांतरित व्यक्ति उसका लाभ नहीं लेता है।
उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री से हम लोग आग्रह कर रहे हैं। हर जिला में इस प्रकार का जनजातीय समाज के लोगों से एक आवाज उठ रही है, आंदोलन हो रहा है, महारैली हो रहा है कि हमें भी उसी प्रकार का कानून बनना चाहिए, ताकि हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग से कोई भी अगर धर्मांतरित होता है, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सब अपने-अपने धर्म को सही है अपने-अपने जगह में, लेकिन धर्मांतरण का मैं विरोध करता हूँ। और अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है, तो अनुसूचित जनजाति वर्ग से उसको विलोपित कर देना चाहिए, डेलिस्टिंग कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। आज देख रहे हैं कि धर्मांतरित व्यक्ति अपने आदिवासी अपने आप को बना करके, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र बनाते समय वो हिंदू धर्म के कॉलम में लिखते हैं। जबकि हिंदू अगर नहीं लिखेंगे, मान लीजिए कि उधर कोई भी धर्म है, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, अपने-अपने धर्म का नाम लिखते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र बनाते समय अपने धर्म का नाम लिखें, लेकिन उस समय नाम नहीं लिखते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि हमारे जो ईसाई बंधु हैं, वो अपने जनजाति समाज के का जो लाभ ले रहे हैं, वो जाति प्रमाण पत्र बनाते समय हिंदू लिखते हैं और उसके बाद में धर्मांतरित होकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। और आज चूँकि शिक्षित समुदाय हो गए हैं और वो जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के वो 80% लाभ को वो लोग ले रहे हैं और सही आदिवासी जो है मात्र 20% लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इस रैली को निकाल रहे हैं ताकि हमारी आवाज भारत सरकार तक पहुंचे और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हम लोगों का जो धर्मांतरित जनजाति हैं उनको लिस्ट से डिलिस्टिंग करें। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने 3 सालों में, साढ़े 3 सालों में किसानों के संबंध में विकास का क्या कार्य किया? आप उसकी दोनों की तुलना कैसे करते हैं? देखिए, आज जो गरीबों के लिए चावल जो उपलब्ध हो रहा है, आज़ाद भारत के बाद में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने गरीब जनता की ओर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बना और उस सरकार में मुझे खाद्य मंत्री के रूप में दायित्व दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के आशीर्वाद से ही 3 रुपए किलो का चावल पहली बार आज़ाद भारत के बाद मेरे हाथों से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ की जनता को 3 रुपए किलो चावल और नमक वितरण किया गया। आज 1 रुपया 2 रुपए किलो में वह योजना चल रही है। रही किसानों की बात, हमारे समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में किसानों को खेती करने के लिए जो पंप उपलब्ध कराया जाता है, विद्युत उपलब्ध कराया जाता है, निःशुल्क विद्युत की व्यवस्था किया गया और पंप कनेक्शन के लिए उन्हें सुविधा किया गया है मुफ्त में। और जनजाति आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ तो 100% उनको मुफ्त करा दिया गया है। इस प्रकार किसानों को आगे बढ़ने के लिए काम किया गया। वर्तमान की सरकार में किसानों को छलावा काम कर रही है। उन्होंने घोषणा किया कि 2500 रुपया क्विंटल धान देंगे। आज 2500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा मुसीबत है। एक तो एक मुश्त देना नहीं दे रहे हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल 100 रुपया क्विंटल पीछे बढ़ा रहे हैं। तो आज तक के देखा जाए तो वह 28-29 रुपया हो जाता, लेकिन 25 में ही अटका हुआ है और उसको 4 किस्ती में दे रहे हैं और लास्ट में 20% और 25% जो है राशि काट दिया जा रहा है, जो कि किसान को इसका सही रूप से मुआवजा माने पता नहीं चल रहा है। बारदानी खरीदी किया जा रहा है। बारदाना का कीमत जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा। उसके बाद में खाद बीज का प्रॉब्लम है, उनको खाद नहीं मिल रहा है। खाद जब सरकार के माध्यम से आ रहा है तो यहाँ व्यापारियों के पास पर्याप्त खाद है, लेकिन किसानों के पास नहीं है। उसी को जाकर के बाजार में ब्लैक में खरीदा जा रहा है, तो किसानों का शोषण हो रहा है। ये अभी देखने में आया है कि पिछले 3 साढ़े 3 सालों से कांग्रेस के शीर्ष स्तर पर जो नेतृत्व है उसमें गुटबाजी की समस्या सामने आई है। इससे लोगों का कहना है कि विकास कार्य काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, जो भी देखा जा रहा है और सही है। सुनने में भी आता है कि जब चुनाव के बाद में कहा जाता है कि इनका 2.5 साल का मुख्यमंत्री रहेगा, ये कहीं न कहीं सत्य है। हम नहीं कहते, उनके नेता भी कहते हैं। आज इसका गुटबाजी साक्षात में दिखने जा रहा है। अगर किसी भी घर में या परिवार में या गुटबाजी रहेगा, तो निश्चित ही उस क्षेत्र का, उस देश का, उस प्रदेश का विकास नहीं होता है। आज देखिए, इसका सीधा-सीधा उदाहरण है
जब राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के आज टीएस बाबा जब यहाँ रायगढ़ आते हैं, तो रायगढ़ में पूरे 5 विधायक हैं कांग्रेस के, और 5 विधायक जब कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आने के बाद भी कोई भी विधायक नहीं आया, तो इससे सिद्ध होता है कि यह भरपूर गुटबाजी है। और जब ऐसा स्थिति रहेगा तो निश्चित ही विकास नहीं होगा। अभी ये देखने में आया है कि 2 दिन पहले ही यहाँ पे राज्यसभा के चुनाव हुए हैं और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के कोई प्रतिनिधि न होकर और बाहर के प्रतिनिधि को यहाँ पे चुना गया है। इस पे आपके क्या विचार है? मैं तो इस प्रक्रिया की मैं घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि आज ठीक है कांग्रेस सरकार की बहुमत है, विधायक उनके ज़्यादा हैं, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के रहने वाले उनके पार्टी के कोई भी वरिष्ठ हों, जिनको योग्य समझते हैं, उनको जो है राज्यसभा में भेजना चाहिए। हमारे कार्यकाल में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं हुआ था। हमारे कार्यकाल में हम लोकल छत्तीसगढ़ के लोगों को ही प्राथमिकता दे करके राज्यसभा में भेजे हैं, और इससे प्रतीत होता है कि यहाँ कांग्रेस के विश्वसनीय और काम करने वाले उनके यहाँ नेता नहीं हैं। और जब यहाँ से राज्यसभा में नहीं भेजेंगे तो छत्तीसगढ़ के बात को कौन रखेगा? जो बाहर के लोगों को रखेंगे तो बाहर के बात को रखेंगे। ये सब कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान आहत हुआ है। बिल्कुल आहत हुआ है। और ये तो माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री जी हम आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के जो पुराने जो रूढ़िवादिता है, इसको जबरदस्ती लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, आदिवासी जनजाति समूह को छलावा करने के लिए इस प्रकार के कर रहे हैं। अगर सही विकास चाहते तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज से भी बहुत 32% के लोग यहाँ रहते हैं, योग्य व्यक्ति भी हैं, उनको स्थान दे करके जो है जनजातीय क्षेत्रों का विकास करना चाहिए, और अन्य वर्गों से भी छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व भेजना चाहिए था, जो कि नहीं किए हैं। इसलिए लगता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो है उनके जो भी बोस हैं, उन्हीं के बोस के आधार पर निर्णय करते हैं। कहीं उत्तर प्रदेश का बोल दें, कहीं आपका बिहार का बोल दें, कहीं दूसरे प्रदेश का कुछ भी बोल दें, वहां जाकर के वो उनके ही बात को काम करेंगे। छत्तीसगढ़ का पूर्ण रूपेण अनदेखी किया जा रहा है। एक अंतिम सवाल, अब आगामी विधानसभा को चुनाव को बहुत ही कम समय बचा है, मुश्किल से 1.5 साल बचा है, तो अब भाजपा इस संबंध में क्या तैयारी कर रही है? क्या वो भविष्य में सत्ता में आएगी? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हमको दिशा निर्देश दिए हैं, हमारे कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक रह चुके हों या मंत्री रह चुके हों, कोई भी जनप्रतिनिधि रह चुके हों, अभी हमारे हर बूथ में जा रहे हैं। हर बूथ में जा कर के एक हम लोगों का एक शक्ति केंद्र बना हुआ है। शक्ति केंद्र में 4-5 मतदान 6 मतदान केंद्र है। वहाँ तक सारे लोगों से, सारे कार्यकर्ताओं से, जनता से मिल करके सारे दुख-सुख की भागीदारी करके जो है उनसे रूबरू हो रहे हैं, और आने वाले समय में वहीं संगठित करके जो है काम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की जो थोथा घोषणा है, जिसको अभी तक क्रियान्वयन नहीं किया गया, इस सब को जनता को अवगत करा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के हम लोग स्वयं नौतपा में भी जाकर के हम उनके बीच में जाकर के उनकी भागीदारी और काम कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगा। आपने हमारे चैनल को बहुत अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।